Very good morning to my dear students. Today we are about to continue the chapter Movement Towards Independence. This chapter was all about the great movements which were done by our Indian martyrs. They have laid their life in the feet of Mother India. This chapter is all about the zest of the martyrs as well as the people, those who thought that motherland is before anything in the world. तो शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है. इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. तो उसके अंदर जहाँ पे लास्ट टाइम पे जब हम पहुँचे थे तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे और बहुत सारे कमीशंस, बहुत सारे पैक्ट्स जो हुए, गांधी अरविंद पैक्ट, और बहुत सारे सीक्वेंसेस और सिचुएशंस ऐसे खड़े हो रहे थे जिससे कि वी वर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट. तो उसके बाद उसको इम्पेटस कैसे बढ़ता गया और कैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई उसके बारे में बहुत ही एक्सटेंसिव वे में बताया गया है. फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल. अब गवर्नमेंट वाज वेरी कीन इनटू क्रशिंग द पीपल. गवर्नमेंट बहुत टाइम से सोच रही थी कि हम कैसे भी करके ये जो लोग हैं इन्हें क्रश कर दें. उनका मेन टारगेट ये था. गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट विद हार्ड हैंड. एक वर्ड यूज़ किया गया. हार्ड हैंड का मतलब आप जानेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ऐसा हैंड जिसमें लोगों को तकलीफ़ हो. हार्ड हैंड से उनको हैरान किया जाए. हार्ड हैंड मीन्स सप्रेशन, किलिंग देम, इम्प्रिजनिंग देम. उनके जो वॉइस है उसे कुचल दिया जाए. द स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल एंड टू अ लार्ज इवेंट बाय रैंसैकिंग गवर्नमेंट सिस्टम. सबसे पहले गवर्नमेंट सिस्टम को लूटेड किया गया, रैंसैक किया गया. रैंसैक का एक अनदर वर्ड है प्लंडर करना. मोर देन 70,000 पीपल वर इम्प्रिजन. 70,000 लोगों को इम्प्रिजन किया गया. 538 गन शॉट्स वर फायर्ड. 528 गन शॉट्स आगे फायर किए गए. 3,200 पीपल वर इंजर्ड. 1,028 पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स. बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की. ये तो आप देखेंगे तो दैट वाज गवर्नमेंटल डेटा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी पीपल डाइड बट नोबडी नोटेड. Students were injured in gunshots, especially in Ahmedabad and Patna. Students were also killed because they were a major part of agitation. A unique political consciousness was created amongst the people. एक अलग सी political consciousness लोगों के अंदर आ गई. लोगों के अंदर एक ऐसा जानने की भावना आ गई. Consciousness का मतलब एक प्रकार की भावना. जब आपको अंदर से जागृति हो और पता चले कि we are aware of this thing. We were absolutely unaware of this thing before, and now we find this thing very important for us, for our living, for our existence. तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. Was created among the people. The movement gave clear warning to the British government and a message to the world at large that India cannot be enslaved anymore. इंडिया को अब इंस्लेव नहीं किया जा सकता. ये क्लियर मैसेज इंडिया ने जितने भी देश पूरी दुनिया के थे उनको भी दे दिया, जो अपने आप को सुप्रीम पावर मान के चल रहे थे उन्हें. और इंडिया अपने हिसाब से और ज़्यादा पावरफुल अपना स्टेटस प्रूव करने लगा. जो इंडियन पब्लिक है उन्होंने. द स्ट्रगल रियली सिग्नल्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया. स्ट्रगल से उनको एक प्रूवन फैक्ट हो गया कि वी हैव टू क्विट इंडिया. द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वांटेड फुल इंडिपेंडेंस. तो टोटल आज़ादी की मांग अब शुरू हो चुकी थी. दे वांटेड फुल इंडिपेंडेंस. किसी प्रकार का कहीं लाग लपेट नहीं चलेगा. अब ये इनका टारगेट था. The amendment for dominion status was almost invisible by this struggle. अब यहाँ पे जो dominion status की डिमांड चल रही थी कि आधा हम चलाएंगे, आधा आप चलाएंगे, अंग्रेज़ वहाँ से हमको ऑर्डर करेंगे, फिर हम इंडियंस यहाँ पे राज चलाएंगे. जो dominion status की डिमांड थी उसे टोटल ख़त्म कर दिया. वो एक मेजर प्रॉब्लम था. भगत सिंह तो इसके अगेंस्ट में थे और लेटर ऑन महात्मा गांधी भी इसके अगेंस्ट में हो गए. महात्मा गांधी ने डोमिनियन स्टेटस को फेल करने के अंदर बहुत बड़ा पार्ट अदा किया है. उसके अलावा आप देखें तो और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे पूर्ण स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा. द अमेंडमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस वाज ऑलमोस्ट इनविजिबल बाय दिस स्ट्रगल. आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 5 years इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस. 5 सालों के इस क्विट इंडिया मूवमेंट के स्ट्रगल के बाद भारत को आज़ादी प्राप्त हुई. अब उससे पहले क्या क्या हुआ और उसके बाद में भी क्या क्या चीज़ हुई वो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं. आज़ाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत ही प्राइमल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हमारे लिए काम किया.
सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन कटक इन उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा स्टेट में पैदा हुए थे कटक के अंदर। 23 जनवरी 1897 इज फादर राय बहादुर जानकीनाथ बोस वॉज अ गवर्नमेंट लॉयर इन ब्रिटिश जुडिशरी। अब सबसे बड़ी बात, उनके जो फादर थे वो थे राय बहादुर। राय बहादुर वॉज अ टाइटल, उनका नाम नहीं था, उनको टाइटल, जैसे इंडिया में लोगों को सर का टाइटल दिया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा, वैसे राय बहादुर का टाइटल भी दिया जाता था। और टाइटल ये था जानकीनाथ बोस वॉज अ गवर्नमेंट लॉयर, वो गवर्नमेंट के लॉयर थे इन ब्रिटिश जुडिशरी। ब्रिटिश जुडिशरी मीन्स वो अदालत में काम करते थे। हिज मदर पार्वती देवी वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब एक्चुअल के अंदर एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग है फिलैंथ्रोपिस्ट का कि कुछ ऐसा समाज के बदलाव के लिए, समाज सुधार के लिए ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिससे बहुत लोगों का भला हो रहा है। एक व्यक्ति ऐसी कुछ सोच लेके चल रहा है जो सभी लोगों का भला कर पाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो फिलैंथ्रोपिस्ट की निशानी है। प्रेडिक्शन वॉज दैट दिस बंगाली लैड विल बिकम सिंसियर सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि इनके मदर और फादर दोनों ब्रिटिशर के यहाँ काम करते थे। तो बहुत लोगों को ये एक प्रेडिक्शन थी, प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी थी कि ये लड़का ब्राइट है, पढ़ने में होशियार है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ब्रिटिश सर्विसेज के अंदर काम करेगा और ये सर्वेंट बनेगा ब्रिटिशर्स का। बट ही वेंट ऑन टू बिकम अ स्टॉन्च फ्रीडम फाइटर। पर वो क्या बन गया, बिल्कुल अलग, वो बना एक स्टॉन्च फ्रीडम फाइटर। स्टॉन्च मतलब बहुत ही कट्टर, ये वर्ड है कट्टर, जो किसी प्रकार की किसी भी बात को नहीं मानते और सिर्फ अपना एक ही टारगेट रखते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स फ्रॉम कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज, कैलकाटा का सबसे जो फेमस कॉलेज आज भी आप देखेंगे प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज़, और फिर वहाँ से इंग्लैंड चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए। ही पास द वेरी डिफ़िकल्ट ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट 4th नंबर, और इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है उसे 4थे नंबर पे पास किया। रिटर्न टू कैलकाटा, और कैलकाटा फिर लौट आए। सीड्स ऑफ रेवोल्यूशन वर प्लांटेड इन हिज माइंड, उनके दिमाग के अंदर सीड्स ऑफ रेवोल्यूशन बैठे हुए थे। सीड्स ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि दिमाग के अंदर ऐसे रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे एक प्रकार का, मैं विद्रोह नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि कोई चीज़ जिसको चक्र घूमना बहुत ज़रूरी है, रिवॉल्व होना ज़रूरी है, उससे रेवोल्यूशन होता है। तो अगर हम नीचे हैं तो चक्र जब चलेगा तब हम ऊपर हो जाएंगे। तो वो रेवोल्यूशन की बात उनके दिमाग में थी, कुछ सीड्स थे, कुछ बीज उनके दिमाग के अंदर थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, उनके दिमाग के अंदर वो चीज़ें थी, आ चुकी थी, तो उसके बारे में। वर प्लांटेड इन हिज माइंड ड्यू टू द इंसल्टिंग एटीट्यूड एंड प्राइड ऑफ द ब्रिटिश प्रोफेसर्स एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज। और प्रेसिडेंसी कॉलेज में कुछ जो टीचर्स थे, जो उन्हें ब्रिटिश प्रोफेसर्स थे जो पढ़ाते थे, उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत इंसल्टिंग था, प्राइड था, उनको घमंड था कि हम लोग ब्रिटिशर्स हैं, तो वो उनको बहुत बुरा लगता था। तो वो टुवर्ड्स इंडियंस, इसलिए उनको और ज़्यादा उसमें इम्पेटस मिला। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और वो नेशनल असेंबली के एक एक्टिव मेंबर भी बने। ही जॉइन द स्वराज्य पार्टी इन 1923, और स्वराज्य पार्टी की को ज्वाइन किया उन्होंने 1923 में। He soon became very popular leader among youths. He was in the top in civil disobedience. सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो टॉप पे थे, and therefore jailed many times, और बहुत बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा इस वजह से। तो ये उनके लिए एक प्राइमल चीज़ थी कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बैकग्राउंड से आते थे कि पेरेंट्स, जो फादर थे ब्रिटिश जुडिशरी में काम करते हैं, मदर फिलैंथ्रोपिस्ट थी, समाज सेवा करती थी, और ये एक पूरा ऑल टुगेदर 360 डिग्री अलग व्यक्ति थे और अपने देश के लिए सोचने वाले व्यक्ति थे। तो एक अलग विचारधारा इनकी थी। एट द यंग एज ऑफ 41 ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस कन्वेंशन एट हरिपुरा सूरत एंड शोकेस्ड हिज एबिलिटी। अब उनको कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट कन्वेंशन का भी घोषित किया गया सूरत के अंदर, और उन्होंने अपनी एबिलिटी भी शोकेस की, बताया भी कि वो किस काबिल हैं। ही लेफ्ट द कांग्रेस एज डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी, और गांधी जी का उन्होंने ज़िंदगी भर सम्मान किया, ये बहुत जगह लिखा गया है, बहुत जगह बोला गया है। बट उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस थे, ओपिनियन मतलब उनकी विचारधारा में कुछ डिफरेंसेस थे, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस को, और ये इस्टेब्लिश्ड अ पार्टी, और एक नई पार्टी बनाई द फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका नाम रखा उन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक। टू अवेकन प्लेबिसाइट, बहुत फाइन वर्ड है प्लेबिसाइट, PLEBISCIT। प्लेबिसाइट मतलब क्या है, जनमत संग्रह, पब्लिक जैसा बोलेगी वैसा काम होगा, वोटिंग सिस्टम प्लेबिसाइट।
अवेकन टू अवेकन प्लेबिसाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर के विरोध में। ही ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि सभी लोग आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, दयानंद सरस्वती भी बहुत 15 साल घूमे, स्वामी विवेकानंद घूमे, और बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रैवल किया तो दे गॉट टू नो मोर अबाउट द कल्चर्स एंड एथनिसिटी ऑफ द डिफरेंट डिस्टिंक्टिव रीजन्स एंड द पीपल। तो वैसा ही उन्होंने भी यही सोचा और वो किया। तो पब्लिक के मन में क्या है वो एक जगह बैठ के डिसाइड तो नहीं कर सकते, तो इंटरनेट तो था नहीं उस समय, तो ही डिसाइडेड टू गो टू द पीपल बिकॉज पीपल कांट कम टू देम। तो ही वॉज अरेस्टेड अंडर इंडियन डिफेंस कोड एंड इम्प्रिजन्ड, उनको इंडियन डिफेंस कोड के अंदर पकड़ा गया और वापस जेल में जाना गया। ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट ही वॉज इल ट्रीटेड, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ही वॉज इम्प्रिजन्ड एट हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस एज हिज हेल्थ वॉज डिटीरियोरेटिंग, और उनको फिर उनके घर पे ही नज़रबंद करके रखा गया, इसको हम नज़र कैद बोलते हैं, नज़रबंद किया गया क्योंकि हेल्थ बहुत डिटीरियोरेट हो, डिटीरियोरेट मतलब बहुत ही बुरे तरीके से ख़त्म हो रही थी, हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी। सिंस ही वॉज फास्टिंग एंड टू द डेथ, क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था आमरण अनशन, जब तक मरूंगा नहीं तब तक खाऊंगा नहीं, ये वाली पॉइंट उन्होंने रखी थी। ही ट्रैवल्ड इन द डिस्गाइज ऑफ पठान फ्रॉम कैलकाटा वाया या विया दोनों राइट है, वाया पेशावर, काबुल, ईरान एंड रशिया। और फिर वो डिस्गाइज में यानी कि भेष बदलने में बहुत एक्सपर्ट थे। उनकी कहानियाँ पढ़ो, द फॉरगॉटन आर्मी करके है, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर हैं। तो उनकी डेथ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो जो डिस्गाइज में वो कैलकाटा से निकले और पेशावर पहुँच गए, देखो सिंध का एरिया है पेशावर, फिर काबुल अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, फिर रशिया, वहाँ से होते हुए रूस चले गए। कितने ज़बरदस्त व्यक्ति थे, और हर बार उन्होंने अपना जो चेंज किया डिस्गाइज। लेटर ऑन ही रीच्ड बर्लिन, और जर्मनी पहुँचे 28 मार्च 1942। और इंडियंस लिविंग इन जर्मनी गेव हिम वार्म वेलकम, और जो इंडियंस थे उन्होंने उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत वेलकम दिया। ही अर्ज्ड पीपल, अर्ज मीन रिक्वेस्ट किया पीपल ऑफ इंडिया थ्रू बर्लिन रेडियो टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने बोला कि हमको अगर जीना है तो ब्रिटिश एम्पायर को हमको हराना ही पड़ेगा, सम्मान से जीना है, सर खड़ा करके जीना है, तो हमें वी हैव टू क्रश देम अप। ही ऑल्सो मेट हिटलर इन जर्मनी एंड डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और जर्मनी के अंदर वो हिटलर से भी मिले, और ये हिटलर के बारे में मिलने पे बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम भी है कि क्यों हिटलर से क्यों मिले, ही वॉज किलर, पर वो अभी उस बारे में वो मैं बातचीत नहीं करूँगा। पर उनका उस टाइम पे सोच ये रहा होगा कि मदर इंडिया के बारे में जो भी हेल्प आउट हमें मिले दैट इज़ फाइन। So he also met Hitler in Germany and discussed in detail about the independence of India. He then went to Rome, और फिर रोम गए, and Paris to establish military unit for independence of India and recruited 3,000 Indians. अब यहाँ पे देखो 3,000 है कि 3,000 है, वो मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 3,000 इंडियंस हैं, रिक्रूट किए 3,000 इंडियंस को। रास बिहारी बोस रेवोल्यूशनरी लिविंग इन जापान चेंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। अब रास बिहारी बोस बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने रेवोल्यूशनरी लिविंग जो जापान में रह रहे थे उनको सबको इकट्ठा किया ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में, एंड एस्टैब्लिश्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और एक नई चीज़ बनाई IIL टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आज़ाद कराने के लिए। आज़ाद हिंद फौज वॉज सेटअप, और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो चुका था। द प्रेजेंस ऑफ 100 इंडियन डेलीगेट्स फ्रॉम मलाया, और 100 इंडियन डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि मिले प्रेजेंस में, कहाँ पे? मलाया के मलेशिया जो है बाद में मलेशिया कहलाया, जापान, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, बर्मा जिसको ब्रह्मदेश या म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में थी, और इतने सारे देशों ने उनका सपोर्ट किया। एंड इन दैट मोहन सिंह, अ वॉर प्रिजनर अरेस्टेड बाय जापान, वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। और एक वॉर प्रिजनर थे जो कि जापान ने जिन्हें अरेस्ट किया था वर्ल्ड वॉर में, वो भी उनके साथ मौजूद थे। मोर ओवर रास बिहारी बोस वॉलंटरली रिटायर्ड एज INA। अब जो इंडियन नेशनल आर्मी है वहाँ से रास बिहारी बोस ने बाद में वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट दे दिया था। ठीक है, अब इनके बारे में और भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। एक कहते हैं ऑस्ट्रियन एक लेडी से इन्होंने शादी भी की थी, इनकी बेटी भी हुई जो बाद में इकोनॉमिस्ट हो गई थी, अनीता बोस नाम से। और ये जब लौट रहे थे ताइवान से प्लेन क्रैश के दौरान, तब उसके बाद वो प्लेन क्रैश में इनकी बॉडी कभी भी बरामद नहीं हुई, ऐसा कई लोग बोलते हैं। और लेटर ऑन कई लोग बोलते हैं यूपी के अंदर गुमनामी बाबा के नाम से ये रहे और बहुत साल रहे, और कई लोगों ने उनके जो इम्पोर्टेंट
जो चीज़ें हैं, लेटर्स वगैरह, वो भी प्रूव करने के फैक्ट बताए। हालांकि इनकी फैमिली ने इस बात को बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था, बट बहुत सारी किस्से और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। आफ्टर ब्रेकिंग द टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी, सुभाष चंद्र बोस क्लेवरली रीच जापान फ्रॉम बर्लिन इन सबमरीन इन 1943। अब देखो कितना एडवेंचरस जीवन होगा उनका। आफ्टर ब्रेकिंग द टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी को ख़त्म करने के बाद सुभाष चंद्र बोस क्लेवरली रीच्ड जापान, बहुत ही समझदारी से जापान पहुंच गए बर्लिन से इन सबमरीन, पानी की जो मरीन होती है, 1943। मोरओवर रासबिहारी बोस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू बी हेड ऑफ हिज लीग। अब जो रासबिहारी बोस थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इन्वाइट किया कि वो उनकी लीग के हेड बने। जापान वुड प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम, जापान पूरी उनकी सपोर्ट करेगा, ऐसा विश्वास दिलाया गया। इट वॉज प्रॉमिस दैट द जापानीज आर्मी एडवांसेस टुवर्ड्स इंडिया कैप्चरिंग इंडियन प्रोविंसेस, और जापानीज आर्मी भी उनका सपोर्ट करेगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी फ्रेम्ड एंड जापान वुड गिव देम रिकग्निशन, और कुछ ऐसी गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी, प्रोविजनल मतलब कुछ समय के लिए, कि जब तक जापानीज गवर्नमेंट उनको रिकग्निशन देगी, यानी कि उनको पहचान दिलाएगी कि आप आके कंट्रोल ले सकते हो, भारत आपका देश है। On July 2, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan, and there he was elected as the president of Indian Independence League, और उनको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेता घोषित किया गया on July 4, 1943. रास बिहारी बोस voluntarily retired as head of Indian National Army, और रास बिहारी बोस को जो head of Indian National Army आज़ाद हिंद फौज, वहाँ से रिटायर हो गए, and appointed Subhash Chandra Bose as the head of INA. Indians residing there got a proper एंड एबल लीडर फॉर फ्रीइंग देयर मदरलैंड। अब उनको एक नया नेता मिल चुका था इंडियंस को, प्रॉपर और एबल लीडर, वो जो चाहते थे कि उनकी मदरलैंड आज़ाद हो जाए। सिंस देन सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी, तब से उनका नाम नेताजी पड़ गया, कई लोग उनको नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इन हिज स्पीचेज एंड ऑन रेडियो ही गिव स्लोगन चलो दिल्ली, उन्होंने एक स्लोगन दिया था चलो दिल्ली, लेट्स मार्च टू दिल्ली, एंड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है। गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम। विद हिज स्किल्ड गाइडेंस, उनकी ज़बरदस्त गाइडेंस से, ही फॉर्म द पैरेलल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट खड़ी कर दी, पैरेलल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वैसी की वैसी उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी जो कि सारे के सारे काम करती जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। ही ट्राइड टू कन्विंस एंड अर्ज द इंडियंस रिसाइडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश थे उनको, जो वहाँ पे रहने वाले इंडियंस थे, उनको अर्ज किया कि वो सब कुछ सेक्रीफाइस करें अपने भारत माता के लिए और आगे बढ़ चढ़कर अपना तन मन और धन दें ताकि हम लोग इंडिपेंडेंस प्राप्त कर पाएँ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एंड ही बिकेम इट्स प्राइम मिनिस्टर। एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई और उसके प्राइम मिनिस्टर बने। ही अलॉटेड अदर डिपार्टमेंट्स टू हिज कंपेनियंस एंड फॉर्म्ड अ कैबिनेट, और अपने जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए एंड कंपेनियंस एंड फॉर्म्ड अ कैबिनेट, एक कैबिनेट भी बनाई। दिस गवर्नमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापान, जर्मनी, इटली, नेशनलाइज चाइना एंड बर्मा, और बहुत सारे देशों ने इसको आइडेंटिफाई किया, जैसे जापान, जर्मनी, इटली और नेशनलाइज चाइना एंड बर्मा। दिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज एंड ट्राइकलर एज अ नेशनल फ्लैग। सबसे पहले तिरंगे को पहचानने वाले ये लोग देश थे। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव इनकम बाय असिस्टिंग जापान, और उनको इनकम का जो सोर्स था, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जापान को असिस्ट करना था। इंडिपेंडेंट रोल एंड बाय प्रॉपर्टी टैक्स, इंडिपेंडेंट रोल के थ्रू भी और प्रॉपर्टी टैक्स भी उनको दे सकते थे हम लोग। नेताजी विजिटेड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड नेम्ड इट एज शहीद एंड स्वराज्य, और अंडमान निकोबार का उन्होंने नाम चेंज करके शहीद और स्वराज्य रखा। ये बहुत बड़ी बात थी, मार्टर और इंडिपेंडेंस। ठीक है, MARTYR स्पेलिंग याद रखना। लास्ट स्टेप ऑफ martyrdom of Subhash Babu. In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Yangon और रंगून भी बोला जाता है जिसे, और from Kohima, presently the capital of Nagaland. Then it marched towards Imphal, now capital of Manipur. But after the dropping of 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima in Japan, the financial assistance to the provisional government stopped. प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट आ गई 1944 में, जब मिलिट्री उनकी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही थी। रंगून पे कब्जा कर लिया, इम्फाल पे कब्जा करके आगे बढ़ने लगे। एट द सेम टाइम अमेरिका ड्रॉप्ड द 2 बॉम्ब्स ऑन
जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, और वहाँ से उनकी जो प्रोविजनल असिस्टेंट थी, पैसे की असिस्टेंट थी, वो रुक गई। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार्ट वॉरफेयर अगेंस्ट आज़ाद हिंद फौज, और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट काम पे लग गए आज़ाद हिंद फौज को मारने के लिए। सो द कंडीशन बिकेम क्रिटिकल। ऑन August 18, 1945 he started from Taipei airport of Formosa और टोक्यो। टाइपे एयरपोर्ट ताइवान से वो निकले फॉर्मोसा के लिए, टोक्यो के लिए, बट इस प्लेन कॉट फायर और प्लेन में आग लग गई। एंड ही गॉट सीरियस बर्न्स, ऐसा बोलते हैं लोग कि उन्हें बहुत सीरियस बर्न्स हुए थे। एंड वाइल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट ही डाइड, और जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था तभी उनकी डेथ हो गई। द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ हैज़ रिमेन्ड अनसॉल्वड। जैसा मैंने बोला था, उनकी डेथ की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्वड है। बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो आज भी ज़िंदा हैं कि मर गए। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर पढ़ेंगे। इसके लिए लास्ट स्टेप मार्टिरडम ऑफ सुभाष बाबू तक आज कंप्लीट रखते हैं। उसके बाद अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा जानेंगे, और नेक्स्ट सिटिंग के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर फॉर श्योर। तो आई होप यू आर रीडिंग, अंडरस्टैंड वेल, और इसको रिविजन करते रहना। रिविजन का मतलब ही है कि विजन को री करते रहना, भूलना नहीं है। हमको सब आता है, जब हम ऐसा बोलते हैं तभी एट द सेम टाइम वी आर लूजिंग समथिंग। हम हमेशा रिविजन करते रहना चाहिए, हमें बार बार रिवाइव करते रहनी है, खुद को आंखों पे छींटे मार के तैयार रखना है, बिकॉज वी हैव टू फाइट फॉर अ लॉन्ग बैटल, बिकॉज 10th इज़ अहेड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, sleep tight and study more. Take care.